डगरियों, कल सूर्य की पौ फटते फटते जो खबर पूरे जनपद में, प्रदेश में, देश में फैली, बागेश्वर जनपद की कनौलगढ़ घाटी के पौसारी गांव के 4 मकान मलबे से दब गए हैं और उसमें रहने वाले लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई है। दिन रात की मशक्कत के बाद शवों को ढूंढ निकाला गया। उन सभी शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बागेश्वर शोकमग्न है। यही मेरा आज का सवाल है कि बागेश्वर कल से शोकमग्न है। बहुत से लोगों ने स्वतः अपने कार्यक्रम स्थगित किए। बहुत से लोगों ने चिंघाड़ते हुए माइक नहीं लगाए। ये बागेश्वर की संवेदनशीलता ही है। दगड़ियों, ये संवेदनशीलता क्या 1-2 दिन बाद ठीक उसी तरीके से नेपथ्य में चली जाएगी जैसे 1982 में कर्मी के भूस्खलन के बाद चली गई थी, या फिर 82 में जगथाना के भूस्खलन के बाद चली गई थी, 86-87 में सोलढुंगा कंडालीकोट के बीच के बड़े भूस्खलन के बाद चली गई थी। इन सभी दुर्घटनाओं में भी लोग मारे गए थे। बहुत सारे पालतू पशु मारे गए थे, घराट बह गए थे, स्कूल अस्पताल की बिल्डिंगें बह गई थी, खेत खलिहान दब गए थे। और जो ये भूस्खलनों में खेत खलिहान दबते हैं वो फिर नए सिरे से स्थापित नहीं ही हो पाते हैं। दगड़ियों, यदि पौसारी की घटना को भी हम यूं ही भूलने के लिए शोक मना रहे हैं तो हमारे शोक में भी ईमानदारी नहीं झलकती है। हम कब एक पंक्ति पर आएंगे कि इन दुर्घटनाओं की वजह क्या है, हम ऐसी दुर्घटनाओं को कितना कम कर सकते हैं। क्या ऐसी दुर्घटनाओं से हिमालयी राज्यों को बचाया जा सकता है? दगड़ियों, ये जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें लोग मरते हैं वो आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। ऊपरी क्षेत्रों में भी भूस्खलन होते हैं, भूकटाव होते हैं। यदि आबादी वहां नहीं होती है तो फिर वो जन चर्चाओं में वो भूस्खलन नहीं आते हैं। डौला ग्राम पंचायत के नीचे एक बहुत बड़ा भूस्खलन 2013 में आया था। हमने उस पर कभी चर्चा नहीं की क्योंकि उसमें घर नहीं दबे थे, लोग नहीं दबे थे, मवेशी नहीं दबे थे। सिर्फ एक बड़ा भूभाग जो चारागाह के रूप में था, जंगल के रूप में था, वही खिसक कर पिंडर नदी की ओर चला गया था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसका जिक्र किया जा सकता है, जिन पर हम हमेशा शांत रहे, हम कुछ नहीं बोले। लेकिन जब आबादी के क्षेत्र में लोग मरते हैं तो बार बार सवाल उठता है कि हम ऐसी दुर्घटनाओं से कैसे बच सकते हैं। दगड़ियों, सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या हमारे गांव उन आबादियों को सहन करने की क्षमता में है या नहीं जो बड़ी आबादियां हमारे गांव में फैल चुकी हैं, बस चुकी हैं या मौजूद हैं। ये अलग बात है कि जो आबादी गांव में मिलती है उसका कहीं कहीं दुगना, कहीं कहीं तिगुना पलायन कर चुका होता है
और पलायन भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि लोग जानते हैं कि आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2-2500 साल पहले जो हमारे गांव बसे थे वो कितनी आबादी को सहन कर सकते थे। हमारे जो पुराने गांव बसे हैं वो वर्तमान आबादी के सापेक्ष 1/10% आबादी को भी सहन करने की क्षमता नहीं रखते हैं, लेकिन वहां प्रारंभिक वर्ष जब गांव बसे थे उसके सापेक्ष बहुत बड़ी, कहीं कहीं तो 80 गुना तक आबादी अगर बढ़ गई है तो ये चिंता का विषय सरकार के लिए भी होना चाहिए और समाज के लिए भी होना चाहिए। हम अगर थोड़ा पीछे को पलटते हैं तो हम देखते हैं कि 1860 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारोबार पूरी तरीके से पर्वतीय क्षेत्र में फैला लिया था के बाद एक भी नया गांव नहीं बसा है। लेकिन जब हम भूस्खलन की बात करते हैं, भूकटावों की बात करते हैं, आपदाओं से लोगों के मर जाने की बात करते हैं, तब बार बार ये सवाल तो उठेगा ही कि हम आपदाओं से कैसे बच सकते हैं। तो आपदाओं से बचने का जो सबसे पहला काम हमको करना है वो यही कि हमारे गांव जो 50-60 या 100 की आबादी से ज्यादा को सहन करने की स्थिति में नहीं थे और नहीं है, उसमें अगर 1500, 2500, 3000 की आबादी विस्तार कर गई है तो उन गांवों को हल्का कैसे किया जाए। पलायन उन गांवों को हल्का कर रहा है। पलायन सॉल्यूशन नहीं है। आपको आपकी जमीन से हटा देना, खदेड़ देना सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान है कि हम कैसे नए गांवों का विस्तार करें। बहुत सारे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र का कुल भूभाग का 4 या 6% ही तो आम आदमी के स्वामित्व में है, शेष बचा है। उसमें भी लंबे समय से ये पैमाइश नहीं हुई है कि कितना भूभाग, कितना विकास के नाम पर, खदानों की खनिज निकालने के नाम पर और कितना भूकटाव, भूफिसलाव से समाप्त हो चुका है। ये कोई सीमांकन, कोई आंकड़े हमारे पास नहीं है क्योंकि लंबे समय से आपने बंदोबस्त किया ही नहीं है। जब बंदोबस्त ही नहीं हुआ है तब हम कैसे बता दें कि कुल जमीन कितनी थी और कितनी बची है। दगड़ियों, मैं यहां बंदोबस्त की बात नहीं कर रहा हूं और मैं बंदोबस्त का बहुत बड़ा समर्थक भी कभी नहीं रहा हूं। मैं तो एक पंक्ति की बात जानता हूं कि बंदोबस्त ने ही हमको पूरे के पूरे व्यवस्था से बाहर कर दिया। पहला ही तो बंदोबस्त था जिसमें कहा गया कि जो जमीन बंदोबस्त में आपके नाम आ गई है वही आपकी है, उससे बाहर सरकार की हो गई। यानी जिस जमीन पर लोगों ने विस्तार करना था, आबादी के विस्तार के साथ साथ नए गांव बसने थे, नई बसासत बसनी थी, नए जंगल बसने थे, बंदोबस्त ने उन सारी जमीनों को सरकारी और गैर सरकारी बनाकर, जहां सरकार के कब्जे की जमीन में एक बहुत बड़ा चीड़ का खेत स्थापित करवा दिया, वहीं जनता को एक छोटे से भूभाग में समेट कर रख दिया। इसलिए मैं बंदोबस्त का कभी पक्षधर नहीं रहा हूं, लेकिन मैं इस बात का प्रबल पक्षधर रहा हूं कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में जितना भी भूभाग है, आज की तारीख में उस भूभाग का कम से कम 40% जनता के कब्जे में होना चाहिए, जनता के हिस्से में होना चाहिए। शेष जो 60% बचेगा वो सरकार के कब्जे में हो और वह भी इस शर्त के साथ हो कि सरकार उसको हानिकारक व्यावसायिक उद्योगों के लिए नहीं खोलेगी। सरकार को अगर कोई उद्योग खोलना भी है तो सिर्फ कृषि आधारित उद्योग ही पहाड़ पर लगे, जो कम से कम यहाँ के क्लाइमेट को, यहाँ के वातावरण को, यहाँ की नदियों को, यहाँ की मिट्टी को प्रभावित ना करे। दगड़ियों, जब तक हम एक बड़ी पैमाइश नहीं करते कि कौन सा गांव खतरे में है, मैं आपको बता दूं प्राय सभी गांव खतरे में है। इधर बागेश्वर जनपद के वे सभी गांव जहां बेतरतीब अवैज्ञानिक तरीके से खड़िया का दोहन हुआ है,
वो तो खतरे में है ही है। वहां बादल नहीं भी फटा, अगर कभी घनघोर बारिश उस क्षेत्र में हो जाएगी तो उन गांवों ने बहना ही बहना है। और इतना सा सच ना तो हमारी सत्ता को दिखाई देता है, ना सत्ता के प्रशासन को दिखाई देता है। यदि इस सच को कोई कहेगा भी तो उस सच को सुनने वाला ना कोई सत्ता में है ना प्रशासन में है। क्योंकि सत्ता और प्रशासन की वजह से ही वो सारे गांव खतरे की जद में आ गए हैं। दगड़ियों, आप एक बार सरसरी नजर से हमारी अनुसूचित जाति के लोगों के गांवों को देख लीजिए। प्रायः 90% गांव ऐसे भूभागों में बसे होंगे जिस भूभाग की घनघोर बारिश को सहने की क्षमता है ही नहीं। देवर खडेरा का गांव जो चमोली का था वो इसलिए बह गया क्योंकि वो खड़ी ढाल में बसा हुआ था और ऐसी जमीन में बसा हुआ था जहां आपको गांव बसाने ही नहीं चाहिए थे। आप चमोली जनपद के मीन गधेरे को देख लीजिए। मीन गधेरे में जो हिस्सा बहा, जहां लोग मरे, वहां आबादी को बसने कैसे दिया गया? इस सवाल का उत्तर ना सत्ता के पास है, ना प्रशासन के पास है, ना ही किसी राजनीतिक दल ने इस सवाल को पूछा। मालपा में लोग मरे, आज तक यह सवाल नहीं पूछा गया कि मालपा जैसी जगह में पर्यटकों को रात्रि विश्राम के लिए रोका क्यों गया, जबकि उसके ठीक ऊपर बहुत संवेदनशील पहाड़ खड़ा हुआ था जो बरसात से गिर सकता था और गिरा भी। अभी धराली में जो घटना घटी है, धराली का गांव तो ऊपर है, नीचे जो आबादी बसी थी, व्यवसाय के लिए बसी थी, जिन्होंने अपने होटल खोले थे, वो सब खुलने दिए गए। और किसने खुलने दिए? सरकार ने खुलने दिए। यदि सरकार थोड़ी भी फिक्रमंद होती अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, तो कम से कम धराली जैसी जगहों में तो आबादी को बसने ही नहीं देती। हाँ, जमीन की कमी थी तो जो भूभाग सरकार के कब्जे में उसमें नहीं बसा, सब बसाती, तब हम उसको जन कल्याणकारी सरकारें कहते हैं। दगड़ियों, उत्तराखंड में यदि हम बरसाती आपदाओं से होने वाली अकाल मौतों से बचना चाहते हैं तो एक तो हमें एक बृहद स्तर पर पैमाइश करनी होगी कि कौन सा क्षेत्र अधिक बरसात से प्रभावित हो सकता है, कौन सा क्षेत्र नदियों के बहाव क्षेत्र में बस गया है, कौन सा क्षेत्र बरसाती पानी के निकास मार्गों में बसा हुआ है। और जब तक हम ये पैमाइश नहीं करते तब तक हम सबको असुरक्षा की ओर ही धकेले रखेंगे, पूरे के पूरे समाज को, पहाड़ को, गांवों को। दगड़ियों, एक नया सवाल इस बीच में उठा है कि टिहरी डैम बनने के बाद पर्वतीय क्षेत्र में एकदम बादल फटने की घटनाएं कैसे बढ़ रही हैं। मैं ये आरोप सीधे सीधे सरकार पर नहीं लगा रहा हूं, विज्ञान पर भी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं जनता की ओर से, जो ये संवाद उठ रहे हैं, उन संवादों का वैज्ञानिक तरीके से शोध तो होना ही चाहिए, अन्वेषण तो होना ही चाहिए कि कहीं जो हमने एक बहुत बड़े भूभाग में ठंडे पानी का बहुत बड़ा स्टोर जमा कर दिया है, वही तो आसमान में बादलों को प्रभावित करके बादल फटने की घटनाओं को अंजाम नहीं दे रहा है। इस पर वैज्ञानिक सोच तो होना ही चाहिए। यदि सरकार इस बिंदु पर वैज्ञानिक शोध नहीं करवा रही तो इसका मतलब है कि सरकार जानबूझकर इस शोध को रोकना चाहती है। ऐसा सरकार क्यों चाहेगी यदि वो लोक के हितकारी सरकार है तो। यदि हम नदियों की घाटियों में, गाढ़ गधेरों की घाटियों में, बरसाती जल निकास वाली घाटियों में, क्षेत्रों में एक बृहद पैमाइश नहीं करते हैं तो हम अपनी जनता को यूं ही प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। हमें लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जो जंगलात का आंदोलन हुआ था, जिसमें जल जंगल जमीन की बात हमारे पूर्वजों ने भारत छोड़ो आंदोलन में कही थी, उसको अंग्रेजी हुकूमत के बाद जो हमारी सरकारें आई उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने नहीं सुना। यदि सुना होता तो टिहरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इतना बड़ा डैम तो वो नहीं बनाते, पर्वतीय क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी खदानें, माइनिंग तो नहीं शुरू करते, और जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं
उसको दाम खंड में तो नहीं बदलते। यदि थोड़ा भी उस जल जंगल जमीन की पुरानी मांग को हमारे सरकारों ने, हमारे सोचने समझने वालों ने सुना समझा होता। स्वतंत्रता संग्राम के बाद अगर हम 70 से 80 के बीच में जाएं तो फिर वही जल जंगल जमीन की मांग को लेकर जो आंदोलन हुआ था, जिसको बहुत चालाकी से चिपको शब्द के साथ फिर सरकार के हाथ में सौंप दिया गया कि सरकार बहादुर, आप चाहें जितने चाहें उतने कठोर कानून बना लीजिए, ये आंदोलन हम आपको सौंपते हैं। जल जंगल जमीन पर जनता के दृष्टिकोण से प्रबंधन की जो मांग थी वो फिर जन आंदोलन के रूप में जो सामने थी वो चिपको के माध्यम से आपसे छीन ली गई। राज्य बनने के बाद आज भी हम एक ही बात कहते हैं, वो करते हैं कि राज्य का नीति निर्धारण जल जंगल जमीन के आधार पर हो। तो हम यही तो कहते हैं कि जल जंगल जमीन का जो प्रबंधन है वो व्यवसायिक हित के लिए ना हो, वो सामाजिक हित के लिए हो, समाज के संरक्षण के लिए हो, समाज की खुशहाली के लिए हो। लेकिन जो ऑल वेदर रोडें आ रही हैं, बड़ी बड़ी सुरंगें बनाकर आपकी रेल, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच की दूरी कम करने का प्रयास किया जा रहा है, 4 धाम सड़कें, ऑल वेदर सड़कें, ये सब क्या है? ये क्या स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जो जल जंगल जमीन की मांग उठी थी, जो स्वतंत्र भारत में 70 से 80 के बीच में उठती रही, जो राज्य आंदोलन के दौरान उठती रही है और आज भी जो मांग जिंदा है, क्या उस मांग के खिलाफ एक साजिश नहीं है ये सब? तो दगड़ियों, जनता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश ये है कि जो पहाड़ की लोग स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से लेकर अब तक जल जंगल जमीन आधारित व्यवस्था की बात करते रहते हैं, उस बात को नकार दिया जाता है। और तो और उत्तराखंड का जो पूरा का पूरा व्यवस्था है उसको कॉर्पोरेट के हाथों में सौंपने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ये तो पंचेश्वर डैम को जाकर देख लीजिए, आधा कुमाऊं कॉर्पोरेट को सौंपने का एक खेल खेला जा चुका है। जिस दिन मोहर लगाती है कोई भी सरकार तो देर नहीं लगेगी। खनिज के नाम पर नदियों के अंदर पोकलैंड चल रही है। कारण क्या है कि साहब नदियों का तल उठ गया है, इसलिए इसको बैठाने के लिए रेता निकालना जरूरी है। ठीक है, आप तल में रेता निकालिए, निकालकर उसको उसके दाएं बाएं फैला दीजिए। आप उसका व्यवसाय क्यों कर रहे हैं? सीधी सी मंशा कि आपको नदियों की चिंता नहीं है। नदियों में जो रेता बजरी है उससे अधिक मुनाफा आपके लोग कैसे कमाएं, कॉर्पोरेट कैसे कमाए, माफिया कैसे कमाए, यह आपका एक फिक्र है, यह आपकी चिंता है। पर्वतीय क्षेत्र में तो जेसीपी जैसी मशीनें, पोकलैंड जैसी मशीनें, भीमकाय मशीनें, प्रवेश पर ही प्रतिबंध होना चाहिए था। लेकिन वो मशीनें धड़धड़ाते हुए उस हिमालय को चीर रही हैं, उस पर्वतों को चीर रही हैं, जिन पर्वतों के बारे में महान वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक डॉक्टर वाल्टिया कहते हैं कि साहब यहां तो ढोल की आवाज भी जोर से सहन करने की स्थिति में ये पर्वत श्रृंखलाएं नहीं है। तो दगड़ियों, हमें जल जंगल जमीन की जो मांग हमारे पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम में उठा गए थे, जिसको हम जंगलात के आंदोलन के रूप में अभी भी दस्तावेजों में देखते हैं, 70 से 80 के बीच में जिस जल जंगल जमीन की आवाज को हमारे ही लोगों ने उठाया था, जो छले गए, ठगे गए। और राज्य आंदोलन की हमारी मीमांसा क्या थी? राज्य आंदोलन की हमारी मीमांसा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सत्ता सौंपने की नहीं थी। सत्ता में तो किसी एक राजनीतिक दल में आना ही आना था। हमारी मीमांसा थी जल जंगल जमीन आधारित व्यवस्था करने की। हमारा जीवन जल जंगल जमीन आधारित हो, यही तो हमारे राज्य की मांग थी। इसीलिए हम पृथक पर्वतीय राज्य की मांग उठाते थे। और दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि हमने पृथक पर्वतीय राज्य मांगा और हमको उत्तरांचल के नाम पर छोटी उत्तर प्रदेश देकर छल लिया गया। अब नई पीढ़ी पर मबनी है वही जजमेंट थे।